नमस्कार दोस्तों, कैसा चल रहा है? आशा है सब बढ़िया चल रहा होगा। आज आपको सुनाती हूँ एक जासूसी कहानी। ये कहानी है सर ऑर्थर इग्निशियस कॉनन डॉयल की, जो एक स्कॉटिश डॉक्टर और लेखक थे, जिन्हें अधिकतर जासूस शेरलॉक होम्स की कहानियों के लिए जाना जाता है। आर्थर कॉनन डॉयल का जन्म 22 मई 1859 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। अपने 10 भाई बहनों में वे तीसरे नंबर पर थे। उनकी डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरुआत में बहुत सफल नहीं रही। मरीजों की प्रतीक्षा करते हुए कॉनन डॉयल ने फिर से कहानियां लिखना शुरू कर दिया। 1890 में कॉनन डॉयल ने वियना में आई स्पेशलिस्ट की डिग्री भी ली और फिर इसी रूप में प्रैक्टिस करने के लिए लंदन चले गए। कॉनन डॉयल ने द फाइनल प्रॉब्लम की कहानी में होम्स को मरते हुए दिखाया है। हालांकि सार्वजनिक विरोध के कारण उन्हें 1901 में इस पात्र को द हाउंड ऑफ द बॉस्करविलिस में वापस लाना पड़ा। होम्स को कुल मिलाकर 56 लघु कथाओं और कॉनन डॉयल के 4 उपन्यासों में दिखाया गया था और तब से उसे अन्य लेखकों के कई उपन्यासों और कहानियों में भी देखा गया है। 1902 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी। उनकी कई प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिनमें से एक है बॉस्कॉम वैली का रहस्य। तो आज आपको सुनाती हूँ बॉस्कॉम वैली का रहस्य। ये कहानी शुरू होती है एक सुबह जब मैं और मेरी पत्नी ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। तभी हमारी मेड एक टेलीग्राम लेके आई। ये टेलीग्राम शेरलॉक होम्स ने भेजा था, जिसमें लिखा था, कैन यू प्लीज स्पेयर फ्यू फ्री डेज फॉर मी। मुझे अभी अभी वेस्ट इंग्लैंड से बॉस्कॉम वैली के लिए एक क्राइम एक्सीडेंट का टेलीग्राम मिला है। आई वुड बी हैप्पी अगर आप मेरे साथ चलें। मौसम और सीनरीज आर फैंटास्टिक। प्लीज़ सुबह 11:15 बजे यहाँ से निकल पड़िए। मेरी पत्नी ने पूछा, क्या तुम जाओगे? आई रियली डोंट नो कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, एज आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पेंडिंग जॉब्स विद मी। ओह प्लीज़ जस्ट लीव देम टू एंटनी, ही विल डू दैट फॉर यू। आप आजकल काफ़ी बुझे बुझे लगते हो। अ लिटिल बिट चेंज वुड बी गुड फॉर यू। और वैसे भी आपको हमेशा से शेरलॉक होम्स के केस में इंटरेस्ट रहा है। हाँ ये तो है। और अब अगर मुझे सचमुच जाना है तो मुझे तुरंत तैयारी करनी होगी, एज आई एम लेफ्ट विद जस्ट हाफ एन आवर। अफगानिस्तान की मेरी आर्मी लाइफ ने मुझे एक तुरंत फुरत यात्री बनाया था। मेरी ज़रूरतें सीधी सादी थी, इसलिए मैं बताए गए समय से कम मैं अपने बैग के साथ टैक्सी में बैठ के पेडिंगटन स्टेशन की तरफ चल पड़ा था। शेरलॉक होम्स प्लेटफॉर्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर काट रहे थे। उनका लंबा दुबला पतला शरीर लंबे से गाउन और कपड़े की टाइट टोपी पहनने की वजह से और भी लंबा और दुबला लग रहा था। होम्स ने मुझे देखते ही कहा, ओह आई एम ग्लैड यू केम वॉटसन। मुझे ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जिस पे मैं पूरी तरह विश्वास कर पाऊँ। ऐसे किसी आदमी के साथ होने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। लोकल आदमी या तो बेकार होता है या बहुत ही बायस्ड होता है। अच्छा तुम सीट्स देखो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। पूरे डिब्बे में शेरलॉक होम्स के इधर उधर बिखरे हुए पेपर्स के अलावा सिर्फ हम ही थे। नोट लिखने और सोचने के बीच बीच में वो रीडिंग करते थे। शहर के पीछे छूटने तक इन कागज़ों में से कुछ कुछ ढूंढते और पढ़ते रहे। फिर अचानक उन्होंने इन कागज़ों का एक बड़ा सा कूला बनाया और सामान रखने के रैक के ऊपर उछाल दिया। हैव यू हर्ड अबाउट दिस केस? नो नॉट एट ऑल। पिछले कई दिनों से मैंने अखबार देखा तक नहीं, मैंने कहा। वैसे लंदन प्रेस के पास भी पूरे फैक्ट्स नहीं हैं। घटनाक्रम को अच्छे से समझने के लिए मैं आजकल के सारे अखबार पढ़ रहा था। जितना मुझे पता चला उससे लगता है कि वैसा ही केस है, जो दिखता तो सीधा साधा है पर बहुत ही घुमावदार होता है। ये बात थोड़ी अटपटी नहीं लग रही? मैंने कहा। पर ये सचमुच सच है। कोई टेढ़ी चीज़ हो तो उसमें सुराग ढूंढना आसान होता है। गुनाह जितना ही साधारण और आम सा होता है ना, उतना ही मुश्किल होता है उसे सुलझाना। हालांकि इस केस में जिसकी हत्या हुई है उसके बेटे के खिलाफ बहुत ही सीरियस केस दर्ज हुआ है। ओह देन इट्स अ मर्डर केस। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है। बाय द वे यू नो, मैं कुछ भी ऐसे ही मान नहीं लेता जब तक खुद से उसकी छानबीन न कर लूँ। जितना मुझे समझ आया मैं तुम्हें बताता हूँ।
बॉस्कॉम वैली हेयरफोर्डशायर में रॉस के करीब का एक देहाती टाउन है। मिस्टर जॉन टर्नर इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खूब पैसे बनाए और कुछ साल पहले अपने वतन लौट आए। उनकी जागीर का हेथरली वाला फार्म हाउस उन्होंने मिस्टर चार्ल्स मैकार्थी को रेंट पर दे रखा था, जो खुद भी पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, तो जब ये अपने देश वापस आए तो उन्होंने आसपास ही रहना पसंद किया। अपेरेंटली टर्नर ज़्यादा अमीर थे, तो मैकार्थी उनके किराएदार बने। पर फिर भी जैसे कि नज़र आ रहा है, दोनों मोर और लेस सेम लेवल के ही थे, इसलिए कि दोनों अक्सर साथ नज़र आते थे और उनकी दोस्ती थी। मैकार्थी के एक बेटा था, 18 साल का लड़का, और टर्नर की उसी उम्र की इकलौती बेटी थी। वैसे इन दोनों में से किसी की भी वाइफ अब जिंदा नहीं थी। शायद वे पड़ोस के अंग्रेज परिवारों से अलग थलग भी रहते थे और उनकी बड़ी एकांत सी लाइफ थी। हालांकि दोनों मैकार्थी यानी बाप बेटे खेल के शौकीन थे और पड़ोस की रेस मीटिंग में वे अक्सर देखे जाते थे। मैकार्थी ने 2 नौकर रखे थे, एक आदमी और एक लड़की। टर्नर के यहाँ नौकरों का काफ़ी बड़ा कुनबा था, कम से कम करीब आधा दर्जन। ये तो थी इन फैमिलीज़ के बारे में बातें। अब कुछ रियल फैक्ट्स इस इंसिडेंट से जुड़े हुए बताता हूँ। जून की 3 तारीख को यानी पिछले सोमवार को दोपहर 3 बजे के करीब मिस्टर मैकार्थी और हेथरली वाले अपने घर से निकले और बॉस्कॉम पुल की तरफ चल दिए, जो कि बॉस्कॉम घाटी में बहते हुए झरने से बना एक छोटा तालाब है। सवेरे वो अपने नौकर के साथ रॉस में थे और उन्होंने उसे कहा था कि काम जल्दी निपटाना है, क्योंकि 3 बजे उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी और उस अपॉइंटमेंट से ही वे कभी जिंदा नहीं लौटे। हेथरली फार्म हाउस से बॉस्कॉम तालाब 1.25 मील की दूरी पर है। वहां पहुंचने के लिए मैदान से जाते हुए उन्हें 2 लोगों ने देखा था। एक बूढ़ी औरत थी जिसके नाम का जिक्र नहीं है, और दूसरा था विलियम क्राउडर, जो मिस्टर टर्नर के यहाँ हंटिंग ड्यूटी किया करता था। ये दोनों विटनेस बताते हैं कि मिस्टर मैकार्थी अकेले ही चल रहे थे। उसने बताया कि मिस्टर मैकार्थी के जाने के कुछ ही मिनटों बाद उसने उनके बेटे मिस्टर जेम्स मैकार्थी को अपने बगल में बंदूक दबाए उसी रास्ते से जाते देखा था। उसने कहा कि बाप बेटे को उसने एक ही तरफ जाते देखा था, पर उस समय उसने कुछ अटपटा सा महसूस नहीं किया। पर जब उसने शाम को इस दुर्घटना के बारे में सुना, तब उसे कुछ सस्पिशियस सा लगा। विलियम क्राउडर की नजरों से ओझल होने के बाद भी ये 2 मैकार्थी देखे गए थे। बॉस्कॉम तालाब घने पेड़ों से घिरा हुआ एक गोलाकार सर्कल जैसा है, जिसके किनारों पर घास और बेंत की झालर नजर आती है। एक 14 साल की लड़की पेशेंस मॉरन, जो कि बॉस्कॉम वैली के एक लॉज रखवाले की बेटी थी, जंगल में फूल बीन रही थी। वो बताती है कि जब वो वहां थी उस दौरान उसने जंगल की सीमा और तालाब के करीब मिस्टर मैकार्थी और उनके बेटे को देखा था। उनके बीच बहुत भयानक जुबानी लड़ाई भी सुनी थी और उसने देखा कि इस बात पर अगले ने हाथ उठाया था, मानो अपने पिता को मारना चाहता हो। उनकी इस लड़ाई को देखकर वो डर के मारे भाग खड़ी हुई और अपनी माँ को जाकर बताया कि उसने बॉस्कॉम तालाब के पास दोनों मैकार्थी को झगड़ते देखा था और उसे पक्का यकीन था कि वो लड़ने वाले थे। अभी वो लड़की ये बात बता ही रही थी कि जूनियर मैकार्थी लॉज के रखवाले की हेल्प मांगने के लिए लॉज तक दौड़ा आया। उसने बताया कि उसके पिता को जंगल में किसी ने मार दिया है। वो काफ़ी डरा हुआ था। उसकी बंदूक और हेड भी गायब थी और उसका दायां हाथ और शर्ट के बाजू बिल्कुल फ्रेश ब्लड से भी सने हुए थे। उसके पीछे पीछे जाकर उन्होंने डेड बॉडी को तालाब के पास पड़ा हुआ देखा। उसके सर पर किसी भारी और ब्लंट हथियार से बार बार वार किया गया था। वैसे जख्म कुछ ऐसे थे मानो उनके अपने ही बेटे की बंदूक के पट से बने हों। वो बंदूक लाश से कुछ ही कदम दूर पड़ी भी मिल गई, इसलिए इस लड़के को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और तहकीकात के बाद मंगलवार को इसे सोची समझी हत्या का फैसला सुना दिया गया और फिर उसे बुधवार को रॉस में जज के सामने पेश किया गया, जिसने इस केस को अगले कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। सो दीज आर द मेन फैक्ट्स, जो मजिस्ट्रेट और पुलिस कोर्ट के सामने भी रखे गए। तो फिर तो ये केस बहुत आसान सा लग रहा है। इसमें सारे सबूत गुनाहगार बेटे की ओर ही तो इशारा कर रहे हैं, विदाउट एनी डाउट, मैंने कहा। एक्चुअली सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज जस्ट एन इल्यूजन, होम्स ने जवाब दिया। ऐसा लग सकता है कि ये सीधा किसी एक बात की तरफ इशारा कर रहा हो,
लेकिन अगर तुम अपने नज़रिए को ज़रा सा बदलोगे तो पाओगे कि उतने ही ठोस तरीके से किसी दूसरी बात की तरफ भी इशारा करता है। वैसे ये केस इस युवक के खिलाफ होता जा रहा है और ये भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि वही दोषी हो। हालांकि इलाके में कुछ लोग हैं जो उसके निर्दोष होने में यकीन रखते हैं, जिसमें से एक है जमींदार की बेटी मिस टर्नर और लेस्ट्रॉड। याद है तुम्हें लेस्ट्रॉड? स्कारलेट की इन्वेस्टिगेशन केस में वही था। उसी के अपने कन्फ्यूजन की वजह से अभी तक ये केस रुका हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा खुद में ही उलझा हुआ है। इसलिए उसने केस मुझे सौंपा है और यही वजह है कि हम दोनों अधेड़ उम्र के लोग शांतिपूर्वक अपने घर में नाश्ता पजाने की बजाय 50 मील दूर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा, सबूत इतनी क्लियर हैं कि आपके लायक तो कुछ नहीं इसमें, और शायद आपको इस केस को सुलझाने का बहुत कम क्रेडिट मिलेगा। ऑब्वियस फैक्ट्स आर ऑलवेज मिसलीडिंग। जब सब कुछ साफ साफ दिखे तो ज़रूर कुछ छुपा होता है। इसके अलावा कुछ और ऑब्वियस फैक्ट्स भी क्राइम सीन पर हो सकते हैं जो लेस्ट्रॉड को शायद मिले नहीं। अच्छा, तुम यही मान लो कि मैं घमंड कर रहा हूँ, पर मुझे यकीन है जब मैं अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करूँगा, या तो लेस्ट्रॉड, जो डेफिनेटली कंफ्यूज है इस लड़के की बेगुनाही को लेकर, उसको मान जाऊंगा, और या तो उसे पूरी तरह उसके केस की धज्जियां उड़ा दूंगा। कई बार छोटी छोटी बातें बड़ी मायने रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड क्लियरली से दैट विंडो ऑफ योर बेडरूम इज इन राइट साइड। मैंने चौंक कर पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं? माई डियर बडी, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ यू आर अ रियल फौजी, डिसिप्लिन्ड एंड ऑल। तुम हर सुबह दाढ़ी बनाते हो और इस मौसम में तुम सूरज की रोशनी में दाढ़ी बनाते हो। जैसे जैसे तुम्हारे चेहरे के लेफ्ट साइड को देखते हैं, तुम्हारी शेव बिगड़ती जाती है और ये बिल्कुल बेतरतीब सी की लगती है। बट राइट साइड ऑफ योर फेस इज क्लीन, सो इट्स क्लियर दैट वन साइड इज गेटिंग मोर लाइट। अदरवाइज तुम जैसा आदमी ऐसा चेहरा लिए बाहर नहीं निकलेगा। एंड दिस इज माई प्रोफेशनल सुप्रीमेसी, कि मैं चीज़ों को बहुत बारीकी से देख सकता हूँ, और इसी वजह से कह रहा हूँ कि क्राइम सीन में कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। दो मुद्दे हैं जो तहकीकात के दौरान उभर के आए हैं और जो गौर करने लायक भी हैं। वो क्या मुद्दे हैं? ऐसा दिखता है कि उसकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं हुई थी, बल्कि हेथरली फार्म लौटने के बाद हुई थी। पुलिस अफसर ने जब बताया कि वो अब कैदी है तो उसने कहा था कि यह सुनकर उसे कोई सरप्राइज नहीं हुआ और उसे अरेस्ट होना ही चाहिए, वो इसी लायक है। इसलिए मजिस्ट्रेट को अगर थोड़ा बहुत उस पर दया भी आती तो वो भी नहीं हुआ। बट ही इज़ प्लेनली एक्सेप्टिंग हिज क्राइम। मैंने कहा, नहीं, क्योंकि इट वॉज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्शन ऑफ इनोसेंस। इन सच अ टेंस सिचुएशन ये एक सस्पिशियस सी बात है। जो मर्डर हुआ उस दौरान घटनाएं बड़ी जल्दी जल्दी घटी। ऐसे में उसका आसानी से अपना जुर्म मान लेना ऑफकोर्स सस्पिशियस है, बल्कि मैं कहूँगा उसकी इनोसेंस दर्शाती है। पर वो इतना मंदबुद्धि भी नहीं है कि जो इतना भी न समझे कि उसके खिलाफ हालात काफ़ी स्ट्रांग हैं। अगर उसने अपनी गिरफ्तारी पर आश्चर्य जताया होता या अपमानित होने का दिखावा किया होता तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउटफुल लगता, क्योंकि ऐसी हालात में आश्चर्य या गुस्सा इज़ नॉट नॉर्मल। लेकिन फिर भी अपराधी को यह सबसे सही तरीका नज़र आता है। पर उसका चुपचाप से इस मर्डर को एक्सेप्ट करना ही उसे निर्दोष बताता है। उसने अपने बाप पर उस दिन गुस्सा किया और शायद हाथ भी उठाया, जैसा उस छोटी लड़की का भी कहना है। उसे ये बात अंदर ही अंदर दुखी किए हुए है। उसकी बातों में मुझे बहुत ही दुख और पश्चाताप नजर आता है और मुझे ऐसा लगता है कि वह इस समय एक अपसेंट माइंडेड बंदा है, ना कि गिल्टी माइंडेड। मैंने अपना सर धुन लिया। मैंने कहा, बहुत से लोग इससे भी हल्के सबूतों के कारण फांसी चढ़ा दिए गए हैं। हाँ, ज़रूर चढ़ा दिए गए हैं। बहुत से लोगों के साथ ये अन्याय हुआ है। इस मामले में उस युवक की अपनी क्या कहानी है? मैंने पूछा। मुझे डर है कि उसकी कहानी उसका फेवर करने वालों के लिए ज़्यादा उम्मीद वाली नहीं है, क्योंकि एक आध दो मुद्दे हैं जो थोड़े उसके पक्ष में हैं और कुछ उसके विपक्ष में। तुम्हें तो वहाँ मिलेंगे उस न्यूज़पेपर में, तुम चाहो तो खुद ही पढ़ सकते हो। उन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर एक पैराग्राफ की ओर इशारा किया जिसमें उस अभागे युवक के साथ जो कुछ भी हुआ था उसने डिटेल में बताया था। मैंने डिब्बे के कोने में खुद को बिठाया और बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगा।
ये डिटेल्स कुछ ऐसे थे। मिस्टर जेम्स मैकार्थी मृतक के इकलौते पुत्र बुलाए गए और उन्होंने कुछ सबूत पेश किए। मैं 3 दिन घर से दूर ब्रिस्टल में था और सोमवार 3 तारीख की सुबह ही लौटा था। मेरे आने के समय मेरे पिताजी घर पर मौजूद नहीं थे और मुझे हमारी मेड ने बताया कि वो गाड़ी चला के जॉन कॉब के साथ रॉस गए हुए थे। मेरे लौटने के कुछ ही देर बाद मैंने आंगन में उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनी और खिड़की से बाहर झांकने पर मैंने देखा कि वो आंगन से बाहर की तरफ चल दिए थे। हालांकि मैं जानता नहीं था कि वो किस ओर जा रहे थे। फिर मैंने भी अपनी बंदूक उठाई और बॉस्कॉम तालाब की तरफ टहलने निकल गया। मेरा इरादा खरगोश की बाड़ की तरफ जाने का था, जो कि दूसरी तरफ थी। जाते हुए रास्ते में मैंने विलियम्स क्राउडो को देखा, जैसे कि उसने अपने बयान में कहा है, लेकिन उसने समझा कि मैं अपने पिताजी का पीछा कर रहा था, जबकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो मेरे आगे चल रहे हैं। तालाब से 200 गज की दूरी पर मैंने कूं की आवाज़ सुनी, जो मेरे और मेरे पिताजी के बीच का एक दूसरे को बुलाने का नॉर्मल तरीका था, और वो अक्सर मुझे ऐसे ही बुलाते थे। तब मैं आगे की तरफ भागा और उनको तालाब के पास खड़ा पाया, पर वे मुझे वहाँ देखकर काफ़ी सरप्राइज दिख रहे थे और मुझसे बड़े ही रूखे से तरीके से उन्होंने पूछा कि मैं वहाँ क्या कर रहा था। इसलिए हमारी बातें धीरे धीरे बहस में बदल गई और मैं लगभग बाद में ये मारा मारी तक पहुंची। क्योंकि मेरे पिता काफ़ी एग्रेसिव आदमी थे, इसलिए उन्हें काफ़ी गुस्से में देखकर मैं उन्हें वहीं छोड़कर हेथरली फार्म की तरफ लौट आया। मैं अभी 150 गज भी दूर नहीं गया हूँगा कि मैंने अपने पीछे खौफनाक चीख सुनी, जिसने मुझे वापस वहीं दौड़ जाने के लिए मजबूर किया। मैंने अपने पिता को बुरी तरह से जख्मी सर के साथ ज़मीन पे गिरे हुए देखा। मैंने अपनी बंदूक गिरा दी और निबाहों में थाम लिया, पर वो लगभग उसी वक्त मर गए। मैं कुछ देर उनके पास घुटनों के बस बैठा रहा और फिर मैंने मिस्टर टर्नर की लॉज के गार्ड के वहाँ मदद मांगी, क्योंकि उनका घर सबसे नज़दीक था। जब मैं लौट के आया तो मैंने अपने पिता के पास किसी को नहीं देखा और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उन्हें वो चोट कैसे लगी। उनके बिहेवियर भी कुछ ऐसा था कि वो किसी के चहेते तो नहीं थे, पर उनका जहाँ तक मुझे पता है कोई सक्रिय दुश्मन भी नहीं था। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। इसके बाद मजिस्ट्रेट और उस लड़के की गवाही से जुड़ी कुछ बातें थी। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने मरने से पहले कुछ कहा था? लड़के ने जवाब दिया, हाँ, वो कुछ बुदबुदाए थे, पर मैं सिर्फ इतना ही समझ पाया कि उनका इशारा किसी रैट की तरफ था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम उससे क्या समझे? उनकी बातों से मुझे कोई मतलब नहीं निकाल पाया। मुझे लगा कि वो शायद नींद बेहोशी में थे। तुम्हारे या तुम्हारे पिता के बीच में वो आखिरी झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, बट आई इंसिस्ट यू शुड टेल मी द रीज़न। मेरे लिए आपको बताना सच में बहुत मुश्किल है। मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि उस बात का जो दुर्घटना हुई उस बात से कोई संबंध नहीं है। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो तो कोर्ट तय करेगा। वैसे मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ कि इस बात का कोई जवाब न देना तुम्हारे केस को भविष्य में नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर सकता है। यस सर, मुझे पता है, पर मैं फिर भी नहीं बता सकता। मजिस्ट्रेट ने आगे पूछा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पिता का कूं बोलना एक नॉर्मल जेस्चर था तुम्हें बुलाने के लिए? हाँ जी, ऐसा ही था। फिर ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि तुम ब्रिस्टल से लौट चुके हो? हाँ, ये भी मैं नहीं जानता, उसने बड़े ही अनईजी तरीके से कहा। जूरी में से एक ने पूछा, चीख सुनकर जब तुम लौटे और अपने पिता को घायल पाया, तब तुमने कुछ ऐसा देखा जो शक पैदा करे? मैं साफ तरीके से कुछ भी नहीं कह सकता। तो तुम कहना क्या चाहते हो? खुल के कहो। जब मैं खुले में दौड़ के गया, मैं बहुत अपसेट था और अपने पिता के अलावा कुछ भी नहीं सोच पाया। फिर भी मुझे कुछ एक धुंधली सी याद है कि जैसे ही मैं आगे की तरफ दौड़ा, मैदान पर मेरी लेफ्ट साइड पर कुछ पड़ा था। मुझे वो भूरे रंग का लगा, कोट या फिर चारखानेदार कपड़ा जैसा कुछ था। पर जब मैं अपने पिता के पास से उठा तब वो गायब हो चुका था। तुम ये कहना चाहते हो कि वो कुछ चीज़ें तुम्हारे लॉज में जाने से भी पहले गायब हो गई? हाँ, वो गायब हो गया था वहाँ जाने से पहले। और तुम ये नहीं बता सकते कि वो क्या था? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ कुछ था। लाश से कितनी दूर? कोई दर्जन भर गज की दूरी पर। और जंगल के किनारे से कितनी दूर? हाँ, वो भी लगभग उतना ही दूर होगा। यानी जब वो हटाया गया तो तब भी तुम उससे दर्जन भर गज की दूरी पर थे? हाँ, मगर मेरी पीठ उस तरफ थी।
मजिस्ट्रेट ने कहा, जांच पड़ताल यहाँ ख़त्म होती है। तो ये कड़ी भी यहाँ ख़त्म होती है। आई विल ब्रिंग इट्स नेक्स्ट पार्ट सून। बाय, टेक केयर, थैंक यू।